दिल्ली का रहने वाला अर्नव। अर्नव एक आईटी प्रोफेशनल था जो नोएडा के एक कंपनी में काम करता था। वो एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद में था। रोज़ सुबह से शाम तक काम, लैपटॉप के सामने बैठकर कोडिंग करना, वीकेंड पर मॉल घूमना और दिल्ली की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में खुद को फिट रखना, यही अनवर का एक डेली रूटीन था। लेकिन गाइस, 2021 के दिसंबर महीने में अनवर की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। दरअसल क्या था, अनवर के दादाजी जो ब्रिटिश ज़माने से एक असम के बेहद खूबसूरत इलाके में रहते थे, उनका अचानक देहांत हो गया था। दादाजी के गुजरने के करीब 1 महीने बाद दिल्ली में अनवर के परिवार को एक कानूनी नोटिस मिला। यह नोटिस असम के एक लोकल वकील की तरफ से था। इसमें लिखा था कि उनके दादाजी ने अपनी वसीयत असम के दार्जिलिंग और उसके सामने वाले इलाके के पास एक पुरानी ब्रिटिश जमाने की मैकेंजी टी स्टेट का मालिकाना हक अपने पोते अनवर को दिया है। अनवर असम में अपने बचपन के दिनों में ही बस रहा था। बाकी की पूरी जिंदगी वो उसने दिल्ली में बिताई थी, इसलिए असम के बारे में उसे कुछ याद नहीं था। अनवर को बस इतना याद था कि उनके दादाजी असम के चाय बागानों में मैनेजर थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक छोटी सी जमीन खरीदकर अपना एक एस्टेट शुरू किया था। दिल्ली में बैठे अनवर के माता पिता ने उसे सलाह दी कि उसे एक बार वहां जाके सभी चीज देखना पड़ेगा। अनवर भी सोचता है चलो कुछ दिन के लिए तो ब्रेक मिलेगा और वो आसाम के खूबसूरत बागानों का भी सैर कर लेगा। लेकिन गाइस, अनवर इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि जो वसीयत उसे दिल्ली को एक आलीशान फ्लैट में बैठकर करोड़ों की संपत्ति लग रही थी, वो असल में एक ऐसा दरवाजा था जो उसे सीधे उस खौफनाक मंजर की तरफ ले जाने वाला था जिसकी कल्पना से ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं असम के उस चाय बागान में जहाँ सन्नाटा भी चीखने पर मजबूर कर देता है। तो ये दिसंबर का आखिरी सप्ताह था। दिल्ली की ठंड से निकलकर अनवर डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर उतरा। वहाँ से वकील ने उसके लिए एक कार बुक कर दी और एक लोकल ड्राइवर भेजा था जो अनवर को सीधे उस स्टेट तक ले जाता। एयरपोर्ट से निकलने के बाद शुरुआती 2 घंटों का सफर तो काफी अच्छा रहा। पक्की सड़कें थी, आसपास छोटे मोटे कस्बे थे और असम की हरियाली। अनवर बिल्कुल खुश था। लेकिन जैसे ही कार नेशनल हाईवे से उतरी और कच्चे उबड़ खाबड़ रास्तों पर मुड़ी, माहौल थोड़ा बदलने लगा। रास्ते सकरे होने लगे जिनके दोनों तरफ घने बांस के जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। दोपहर के करीब 3 बजे ही ऐसा लगने लगा जैसे शाम हो गई। अनवर ने कार की खिड़की से बाहर देखा। दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नजर नहीं आ रही थी। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। करीब 1.5 घंटे के सफर के बाद गाड़ी के सामने एक बेहद पुराना जंग लगा हुआ लोहे का बड़ा सा गेट आया। गेट के ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था मैकेंजी टी स्टेट 1982। गेट को पार करते ही कार चाय बागान के बीच बनी एक पतली सी सड़क पर चलने लगी। अनवर ने देखा कि चारों ओर झाड़ियां थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सालों से इनकी छटाई नहीं हुई है। वो जंगली तरीके से बढ़ चुकी थी और वहाँ का माहौल एकदम अजीब तरीके से सन्नाटा था। आमतौर पर चाय के बागानों में लोग काम करते हैं, वहाँ गाने गाते, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। गाड़ी अब एक पुराने ब्रिटिश बंगले के सामने जाकर रुकती है। यह बंगला पूरी तरीके से लकड़ी और पत्थर से बना था। अनवर गाड़ी से उतरा। बंगले के बाहरी लकड़ी के दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसने एक मैली सी धोती और बंगाली स्टाइल का कुर्ता पहन रखा था। उसकी आंखें धसी हुई और चेहरे पर झुर्रियां। ड्राइवर ने अनवर को बताया, इस बूढ़े आदमी का नाम विक्रम है, जो पिछले 40 सालों से इस बंगले का केयर टेकर है और अनवर के दादाजी की देखभाल भी यही करता था। विक्रम ने अनवर का सामान उठाया और बंगले के अंदर ले गया। बंगले के अंदर कुछ अजीब सा माहौल था। ऊंचे छत, ब्रिटिश जमाने की भारी भरकम फर्नीचर, दरवाजे पर टंगे हुए शिकार के पुराने चित्र और हवा में फैली सीलन और पुरानी किताबों की गंध। विक्रम ने अनवर को ऊपरी मंजिल पर बने एक बड़े से बेडरूम में ठहराया और सामान रखने के बाद अनवर थोड़ा फ्रेश हुआ और नीचे बरामदे में आया। शाम के करीब 5 बज रहे थे और सूरज भी ढल रहा था। अर्नव ने देखा कि बागान के आखिरी साइड पे कुछ मजदूर जो शायद दिन भर की मजदूरी खत्म करके लौट रहे थे, तेजी से बंगले के पास वाले रास्ते से गुजर रहे थे। अर्नव को देखकर वो मजदूर रुक गए। वो अर्नव को बस एक अजीब तरीके से देख रहे थे। उनके चेहरों में एक अजीब सा खौफ और चिंता दिखाई दे रही थी। उन मजदूरों में से एक अधेड़ उम्र का आदमी था
जिसकी पीठ पर चाय पत्ती बुनने वाली खाली टोकरी टंगी थी। वो अर्नव से आके बात करने लगा। उसने अनवर से कहा कि सूरज ढलने के बाद आप इस बंगले से बाहर नहीं निकलिएगा, खास करके पीछे वाले बगान में मत जाइएगा। अर्नव को लगा कि गांव के इलाके में अक्सर भूत प्रेत की कहानियां बनाई जाती है ताकि चोरी चकारी ना हो या लोग रात में आवारागर्दी ना करें। उसने उस मजदूर की बात हल्के में ली और बस सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। अर्नव के इस व्यवहार से वो मजदूर आपस में कुछ बोलने लगे और बिना देरी किए तेजी से अपने अपने घरों की तरफ चले गए। अब रात का टाइम आया। अर्नव का खाना विक्रम ने बना दिया था, चावल और लोकल स्टाइल मछली। खाना परोसते वक्त विक्रम कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। वो अर्नव से ठीक से बात नहीं कर रहा था, तो अर्नव उससे कहता है और बात करता है कि वो मजदूर क्या कह रहे थे, उसके बारे में कुछ पता है। तो विक्रम ने बात को टालते हुए सिर्फ इतना कहा कि रात बहुत हो चुकी है, आपको अब सो जाना चाहिए। और उसने यह भी कहा कि खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर का खतरा रहता है। अर्नव खाना खाता है और अपने कमरे में चला जाता है। अर्नव को रात में देर तक जगने की आदत थी, लेकिन यहाँ रात के 8 बजे से ही ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात बीत चुकी हो। चारों तरफ अंधेरा था। कमरे में उस वक्त लाइट भी नहीं थी। कमरे में एक मोमबत्ती बस जल रही थी। अर्नव सोचता है कि यहाँ तो कुछ टाइम पास करने के लिए भी नहीं है, तो वो बिस्तर पे लेट जाता है, पर उसको नींद नहीं आ रही थी। और इसी तरह रात के करीब 1:45 बज जाते हैं। अर्नव को लेटे लेटे बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही थी। उसे बस कमरे के कोने में रखी एक पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसी बीच अर्नव को कुछ और सुनाई दिया। यह आवाज़ बहुत ही धीमी थी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। अर्नव थोड़ा चौंका। वो उठ के बैठ गया। वो ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। आवाज़ बंगले के पीछे वाले चाय के बागान की तरफ से आ रही थी। शुरुआत में उसने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा, जैसा कि विक्रम ने बताया था। पर कुछ टाइम बाद अर्नव को फिर कुछ आवाज़ सुनाई दिया। इस बार उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाय की पत्तियों को तोड़ रहा है। इसके साथ ही उसे कुछ गुनगुनाहट की भी आवाज़ सुनाई दी। यह किसी औरत की आवाज़ थी जो कोई पुराना वहाँ का लोकल गीत गा रही थी, लेकिन उसके टोन से पता चल रहा था कि वो बहुत उदास है। अर्नव गाना सुनते ही बहुत डर गया। वो बहुत डरे हुए एहसास के साथ बिस्तर से उतरा। उसने अपने पैर फर्श पर बिल्कुल धीरे से रखे ताकि कोई आवाज़ ना हो। वह हल्के से कमरे की कांच वाली खिड़की की तरफ बढ़ा, जो सीधे बगान की तरफ खुलती है। कमरे के अंदर अंधेरा था, पर बाहर चांद की रोशनी के कारण उसे कुछ दिखाई दे रहा था। ठंड का महीना था, जिस कारण उस वक्त बहुत कोहरा था। अर्नव ने खिड़की के कांच के पास अपना चेहरा सटाया और बाहर बगान की तरफ देखने लगा। शुरुआत में उसे सिर्फ कुछ झाड़ियां हिलती हुई दिखी, और फिर झाड़ियों के बीच उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे देख के उसके होश उड़ गए। कोहरे के उस पार बगान से कुछ दूरी पर चाय की झाड़ियों के बीच कुछ उसे दिखाई दिया। वो किसी औरत की तरह थी, और एक नहीं, करीब 7 से 8 औरतें एक लाइन में थी, जिन्होंने वहाँ के पारंपरिक पोशाक पहन रखी थी। उनके सिर पर कपड़े बंधे हुए थे और पीठ पर वैसे ही बांस की बड़ी टोकरियां टंगी थी, जैसे अर्नव ने दिन में मजदूरों के पीठ पे देखा था। वो सब एक लय में अपनी कमर झुकाए झाड़ियों से चाय की पत्तियां चुन रही थी। अर्नव को लगा कि शायद सुबह के 4 या 5 बज गए हैं और वहाँ की लोकल औरतें चाय की पत्तियां तोड़ने आ चुकी हैं। उसे लगा कि यहाँ बगान में से औरतें बिना पूछे चाय की पत्तियां चुरा रही हैं। उसने सोचा वह सुबह विक्रम को इसके बारे में बताएगा, लेकिन तभी अर्नव की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके दिमाग के सारे नस हिला के रख दिए। अर्नव ने अपनी आंखें सिकुड़कर उनके पैरों की तरफ देखने की कोशिश की। वहां का मंजर देख के अर्नव के गले से एक दबी सी चीख निकलने वाली थी, पर उसने अपने दोनों हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया। उसने देखा कि उन औरतों के पैर जमीन पर नहीं थे। वो सब जमीन से ऊपर उठे हुए थे, हवा में तैर रहे थे, और उनके पैर सीधे नहीं बल्कि उनके पंजे पीछे की तरफ थे, और वो औरतें चल नहीं रही थी, बस हवा में तैर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह। डर के मारे अर्नव का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वो बस खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब भ्रम है। वो अपनी आंख मलता है और दोबारा गौर से देखता है, और वो इस बार देखता है कि उनमें से एक औरत
पत्तियां तोड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया और जब अर्नव की नज़र उसके हाथ पर पड़ी तो वो देखता है वो हाथ इंसानी मांस और त्वचा के बने ही नहीं थे। वो बेहद लंबे, काले और सूखे हुए थे, जैसे कि मरे हुए पेड़ की टहनियां हों। अर्नव का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। डर के मारे उसके घुटने कांपने लगे और खिड़की के फ्रेम को पकड़कर वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो खिड़की के फ्रेम को सही से पकड़ नहीं पाता है, जिसके कारण वहाँ कुछ आवाज़ होती है। वो आवाज़ तो बहुत धीमी थी, पर उस सन्नाटे में वो आवाज़ बहुत दूर तक गई। जैसे ही वो आवाज़ हुई, पत्तियां तोड़ने की आवाज़ अचानक से बंद हो गई। पूरा बागान एक पल के लिए खामोश हो गया, जैसे वहाँ कोई हो ही ना। अर्नव ने देखा कि जो औरतें कमर झुका के पत्तियां चुन रही थी, वो सब एक ही झटके में बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। अब वो 7 से 8 औरतों ने, जो हवा में तैर रही थी, एक साथ अपनी गर्दन बंगले की उस खिड़की की तरफ घुमाया जहां अर्नव खड़ा था। कोहरे के कारण अर्नव को उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अर्नव बस इतना देख पाता है कि जहां आंखें होती है वहां केवल 2 गहरे काले गड्ढे नजर आ रहे थे। उन खोखले आंखों के बावजूद अर्नव साफ महसूस कर सकता था कि वो औरतें उनकी तरफ ही देख रही है। तभी सबसे सामने खड़ी उस परछाई ने अपना हाथ उठाया, अपनी एक लंबी नुकीली उंगली सीधे अर्नव की तरफ तान दी। उंगली का इशारा होते ही वे सारी परछाइयां हवा में तैरते हुए बेहद तेज रफ्तार में बंगले की तरफ बढ़ने लगी। उनकी स्पीड तेज होती जा रही थी। वह सभी तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ रही थी। अर्नव ये देख के डर के मारे पीछे हट जाता है और वहीं गिर पड़ता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका दम घुट रहा है। वह रेंगते हुए बिस्तर के नीचे छिपने की कोशिश करता है, पर ठीक उसी टाइम उसकी खिड़की पर ऐसा लगा जैसे किसी ने एक पत्थर मारा हो, लेकिन वो पत्थर नहीं, वो परछाई के सूखे नुकीले हाथ थे जो कांच को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कांच पर उंगलियों के स्क्रैच करने की आवाज़ आने लगी। अर्नव ने अपनी आंख बंद कर ली और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। उसे अब लगने लगा था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। खिड़की की कांच चटकने की आवाज़ आई। अर्नव का दिल बहुत तेज हो गया। तभी अचानक नीचे के फ्लोर से एक आवाज़ आई, दरवाज़ा खुलने की, और किसी के जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाज़ गूंजी। वह आवाज़ केयरटेकर विक्रम की थी। विक्रम के हाथ में शायद कोई धूप या अगरबत्ती था। विक्रम जोर जोर से कुछ दूसरी भाषा में चिल्ला रहा था और किसी पीतल के बर्तन को जोर जोर से पीट रहा था। उस बर्तन की आवाज़ और मंत्र के गूंजते ही खिड़की पर होने वाला हमला अचानक रुक गया। बाहर से एक आखिरी दर्दनाक चीख सुनाई दी और धीरे धीरे बागान के कोने तक गई और गायब हो गई। अर्नव पूरी रात बिस्तर के नीचे घुटनों में सिर दिए कांपते रहा। उसकी हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि वह उठकर दरवाजा खोले या लाइट जलाने की कोशिश करे। अगला सुबह होता है और जैसे ही सूरज का रोशनी उसके कमरे में आता है, तब जाकर अर्नव को कुछ थोड़ा जान में जान आता है। वह धीरे धीरे नीचे से बाहर निकलता है। उसका शरीर अकड़ चुका था और उसका चेहरा भी पीला पड़ चुका था। खिड़की के पास जाकर वो देखता है कि कांच पर दरार पड़ चुकी थी। अर्नव तुरंत अपना बैग पैक करके नीचे भागा। नीचे बरामदे में विक्रम बैठा था। उसकी भी आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे वो रात भर सोया ना हो। अर्नव के बिना कुछ पूछे ही विक्रम उसे इस टी स्टेट के इतिहास के बारे में बताता है। विक्रम बताता है कि करीब 1914 के समय ये टी स्टेट एक ब्रिटिश अफसर का था जिसका नाम था मैकेंजी। तब यहाँ काम करने वाले मजदूर पर बहुत अत्याचार होता था और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब कुछ औरतों ने मजदूरी बढ़ाने की बात की तो उस ब्रिटिशर ने उन औरतों को रात के वक्त इसी बागान में दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से मार डाला और उनकी लाशें इसी चाय बागान में दफना दी। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज तक यही बागानों में है। वो अपनी मजदूरी करने के लिए इस बागान में आती है और जो कोई भी उन्हें रात में देखता है वो उन्हें अपना शिकार बना लेती है। और अर्नव के दादाजी को भी ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने बंगले के पीछे तांत्रिक सुरक्षा कवच बनवा रखा था और कभी भी रात को बाहर नहीं निकलते। लेकिन कल रात की वो छोटी सी गलती अर्नव को बहुत भारी पड़ सकती थी और अगर कल रात विक्रम समय पर वो विधियां ना करता तो अर्नव शायद आज बच नहीं पाता। ये सब सुनते ही अर्नव का दिमाग और भी खराब हो गया। वो जल्दी से ड्राइवर को बुलाता है, अपना सामान गाड़ी में रखवाता है और सीधा डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। और अर्नव का कहना है कि उस घटना को आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब वो दिल्ली के अपने फ्लैट में सोता है और बाहर हवा के चलने से खिड़की के शीशे हिलते हैं तो वो बहुत ही डर जाता है
और उसे आज भी सोते जागते वही आवाज़ सुनाई देती है, चाय की पत्ती की टूटने की। तो फ्रेंड्स, यह थी अर्नव की आप बीती। अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना या कहानी हो तो आप कमेंट करके बताएं। मैं उसे अपने स्टाइल में नरेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।